नमस्कार बच्चों, सबको गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, ये जो सबको हैप्पी न्यू ईयर। इस हैप्पी न्यू ईयर में, इस नव वर्ष में बच्चों हम क्या करेंगे कि अपना जो इंग्लिश वाला पार्ट था उसमें आपको एक पोएम पढ़ा रहे थे हम, उससे आइए हम बच्चों एक रणनीति तय करते हैं कि देखो ये बच्चों पोएम्स है ना, तो लास्ट वाला लेसन है आपके बुक में द बिट्रियल ऑफ फैथ, E.R. ब्रेथवेट ने लिखा है, तो इस सेशन में डिलीटेड है। और इसके ऊपर जो 10th लेसन है द ट्राइब्यूट देश बेनूर, देश बेनहूर, देश बेनहूर बच्चों ये जो है इसका चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो लिखेंगे आप द ट्राइब्यूट। ये तो बच्चों लेसन का नाम हो गया, और ये ऑथर है BENHUR, ठीक है बच्चों, बेनूर। तो देश बेनूर जो बच्चों हैं, इन्होंने क्या पाठ लिखा द ट्राइब्यूट। तो द ट्राइब्यूट का मतलब होता है बच्चों श्रद्धांजलि देते हैं हम किसी को, श्रद्धांजलि देते हैं। आप जानते हो गीतांजलि, श्रद्धांजलि, तो यह है पुष्पांजलि, तो श्रद्धांजलि होती है व्हेन यू पे होमेज टू समबडी। जब हम बच्चों किसी को क्या करते हैं, वी पे होमेज, HOMAGE, दोनों बच्चों क्या है सिनोनिम्स। आप भी समझो कि होमेज का मतलब श्रद्धांजलि होता है, और ट्राइब्यूट यानी भी। इसको और सीधे शब्दों में समझो तो बच्चों देखो, ये जो इसको कहोगे आप तर्पण, क्या कहोगे, और इसको आप कहोगे श्रद्धांजलि। अब बताओ, बात तो एक ही हुई ना, पानी को चाहे जल को, ये तर्पण ये श्रद्धांजलि है, तो बात दरअसल ये दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 118। यहां से बच्चों आपको मैं चैप्टर पढ़ाता हूं। देखो आप, ये बच्चों है द ट्राइब्यूट, बहुत अच्छा पाठ है, बड़े भाई को याद किया जाता है इसमें, ठीक है ना। तो बड़े भाई को भी जो है जो कथानक है उसका, कथा वस्तु का कथा नायक बना करके पेश किया गया है। तो ये कहानी कैसी है बच्चों, ये पारिवारिक रिश्तों के तानों बानों में गुथी हुई कहानी है। दिस इज ए स्टोरी इंटरवीन्ड इन द रिलेशंस ऑफ फैमिली। परिवार के जो बच्चों संबंध होते हैं उनके तानों बानों में गुथी हुई एक कहानी है ये, ठीक है। और इसका नाम क्या है, ट्राइब्यूट। एक इसी प्रकार की कहानी बच्चों हिंदी में भी चलती है, कहानी का नाम है बड़े भाई साहब। ये जो बड़े भाई साहब कहानी है बच्चों, ये हमारे कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, कलम के मजदूर और कलम के सिपाही, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हिंदी की कहानी है बच्चों बड़े भाई साहब। तो ये कोरिलेट करके आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आप तुलना करके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य में भी इसी प्रकार की एक कहानी है, हालांकि इस कहानी का उस कहानी पर कोई प्रभाव नहीं है, उस कहानी का इससे कोई संबंध नहीं है ना, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं भावों की एकता जो है वो इसमें है। यूनिटी ऑफ थॉट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन बोथ द स्टोरीज। दोनों कहानियों में बच्चों क्या है, विचारों का साम्य या विचारों की जो एकता है उसको महसूस किया जा सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। एज आई रीच्ड माई डेस्क इन द ऑफिस। जैसे ही बच्चों मैं दफ्तर पे पहुंचा अपने डेस्क के नजदीक, तो बच्चों इस कहानी का जो कथा नायक है या इस कहानी का जो हीरो है बच्चों वो आई है। आई, ध्यान देना, देखो बच्चों, आई के साथ क्या आता है हमेशा, एम, आई एम द हीरो ऑफ द, आई एम द हीरो ऑफ द स्टोरी, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ कि आई के ऊपर मैंने लगा दिया, अब देखो यहां बच्चों आई फर्स्ट पर्सन का काम नहीं कर रहा है, आई तो थर्ड पर्सन है। यहां मजे की बात समझो बच्चों, यही तो बात है। ये जो आई है ना बच्चों, एक तो आई होता है और एक आई होता है। ध्यान दो, अगर इस आई के ऊपर ये लगा दिया आपने, तो ये बच्चों ये तो फर्स्ट पर्सन है, दुनिया जानती है, लेकिन ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कैसे, देखो भाई बोल कौन रहा है, मैं।
तो मैं तो स्पीकर हो गया ना, फर्स्ट पर्सन में हूं। सुन कौन रहे हैं आप लिसनर हो गए ना, आप सेकंड पर्सन। बात किसकी चल रही है? इस कहानी का नायक कौन? आई है। तो आई तो बच्चों थर्ड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? मैं ये कहना चाहता हूं कि व्हेन द टर्म आई डज नॉट गिव इट्स रियल मीनिंग, जब ये अपना रियल मीनिंग नहीं दे, और जब ये किसका मीनिंग दे? व्हेन इट गिव्स ओनली द मीनिंग ऑफ ए लेटर, ओनली द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। ध्यान दो बच्चों, आई अंग्रेजी में एक ऐसा शब्द है, ये बच्चों लेटर भी है, LETTER, लेटर माने अक्षर भी है ये आई। और बच्चों यह एक वर्ड माने ये अपने आप में एक शब्द भी है। ध्यान दो इस बात में। हिंदी वर्णमाला में बच्चों ख खरगोश वाला एकमात्र ऐसा वर्ण है जो एक नहीं बल्कि दो वर्णों के योग से मिलकर बना होता है। कई बार बच्चे पढ़ते हैं बनवारीलाल बेरवा और उसको पढ़ते हैं बनवारीलाल बेखा, क्योंकि वो एक्चुअली जो र व दोनों मिलके खा जैसा लगता है, हालांकि थोड़ा अंतर तो है। तो बच्चों पूरी वर्णमाला होगा, आप कैसे लेकर ये जे तक चले जाओ, ऐसा कोई दूसरा वर्ण आपको नहीं मिलेगा जिसका निर्माण एक नहीं अपितु दो वर्णों या दो अक्षरों से मिलकर के हुआ हो। इंग्लिश अल्फाबेट में आई एक ऐसा लेटर है विच फंक्शंस, जो फंक्शन करता है नॉट ओनली एज ए वर्ड बट ऑल्सो एज ए लेटर, या नॉट ओनली एज ए लेटर बट ऑल्सो एज ए वर्ड। यानी बच्चों ये शब्द और अक्षर दोनों का काम करने वाला क्या है? दिस इज द ओनली लेटर, दिस इज द ओनली फिगर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये अंग्रेजी अल्फाबेट का बच्चों एकमात्र ऐसा फिगर है जो दोनों तरह से फंक्शन करता है। क्लियर हो गया है? अब बच्चों मैं आपको कह रहा हूं कि आई, एम कटेगा बच्चों यहां ई जाएगा, ध्यान दो, क्योंकि आई बच्चों यहां आई का मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए आपको कहना पड़ेगा आई इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, माने आई यहां क्या है? स्टोरी का हीरो है। आई स्टोरी का हीरो है। तो जिन कहानियों में बच्चों आई स्टोरी का हीरो होता है, ऐसी कहानियों की स्टाइल पूछी जाती है कि बताओ ये कहानी कौन सी शैली में लिखी गई है। तो इस तरीके की कहानी की जो शैली होती है, जिसे अंग्रेजी में आप स्टाइल कहते हैं, तो ये जो शैली है, जो स्टाइल है बच्चों, इसको आप पता क्या कहोगे? ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन स्टाइल। ठीक है? जब किसी कहानी का नायक या कथा नायक स्वयं लेखक हो, व्हेन द ऑथर हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज द हीरो ऑफ द स्टोरी नरेटेड। जिस स्टोरी को नरेट किया गया है उसका नायक, उसका हीरो जब कौन हो? स्वयं लेखक या स्वयं जो है लेखिका हो, कवि अथवा कवियत्री हो। तो इस प्रकार की जो रचना होती है उसको क्या कहेंगे बच्चों? आप इसे फर्स्ट पर्सन शैली, हिंदी में कहेंगे आप इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन स्टाइल कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं उत्तम पुरुष शैली। कौन सी शैली कहते हैं? उत्तम पुरुष। कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि एक आदमी कहानी कहता है, वो कहानी सुनाना चाहता है और फिर पीछे से क्या करता है? कहानी के तार पीछे से पकड़ता जाता है और कहानी के माध्यम से वो अतीत की घटनाओं का जिक्र करता है। ऐसी कहानियों को हिंदी में पूर्व दीप्ति शैली की कहानियां कहा जाता है। और या जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो कई बार आप देखते हो दो हीरो आपस में बातें करते हैं, या कोई सो रहा है, वो सोच रहा है, सपना देख रहा है, शुरू में सपना देखता है और जब मूवी खत्म होती है तो फिर वो जाग जाता है, यानी सारा मामला सपने में चला। तो इस तरीके की बातें बच्चों जो क्या है कि पीछे चलती है, और है ना, तो इस प्रकार की जो कहानियां होती है उनको आप बोलते हो पूर्व दीप्ति शैली की कहानी, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैशबैक स्टाइल। कौन सी स्टाइल होती है? वो होती है फ्लैशबैक स्टाइल। फ्लैशबैक स्टाइल, ठीक है? अब बच्चों ये चीजें थोड़ी आगे समझ में आएगी आपके। फ्लैशबैक स्टाइल तो मैंने ऐसे बता दिया आपको, लेकिन आपका शब्दकोश इंप्रूव होना चाहिए, आपको ये तथ्य पता होने चाहिए कि इस तरीके की टर्मिनोलॉजी है, तो फिर आपको समझने में बड़ी सुविधा रहेगी। ऐसा नहीं कि साहब ये शब्द हमने कभी सुना ही नहीं, हमसे पढ़ रहे हो उसके बाद में नहीं सुना, ये बात कैसे हो सकती है? एनीहाउ, तो आई इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का हीरो कौन है? आई, यानी कथानायक स्वयं लेखक है। इसलिए इस कहानी की स्टाइल क्या बोली जाएगी? इसलिए बच्चों आप कहोगे दिस स्टोरी इज कंपोज्ड इन द फर्स्ट पर्सन स्टाइल। इसलिए आप कहोगे कि ये कहानी फर्स्ट पर्सन स्टाइल में कही गई। आगे जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा पहला सेंटेंस। एज माने ज्यो ही या जैसे ही। एज का मतलब बच्चों वैन की तरह होता है, WHEN, वैन। जैसे व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तो मैं कहूंगा माय सन वाज स्टडीइंग।
मेरा बेटा पढ़ रहा था। अब बच्चों वेन की जगह एक बार काट के एज लगा के देखो, एज आई रीच्ड होम, जैसे ही मैं घर पहुंचा, जैसे ही मैं घर पहुंचा, एज आई रीच्ड होम अर्थात जब मैं घर पहुंचा, जैसे ही मैं घर पहुंचा, माय सन वाज स्टडीइंग, मेरा बेटा पढ़ रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन जनरल माने आमतौर पर एज के स्थान पर वेन का और वेन के स्थान पर एज का प्रयोग करना बिल्कुल सही माना जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बच्चों जरा देखना, वेन आई रीच्ड माई डेस्क, वेन आई रीच्ड माई डेस्क, जब मैं कहां पहुंचा, अपने डेस्क पर पहुंचा। अब आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आप इसकी इंग्लिश पता क्या बनाओगे, ध्यान देना, आप बनाओगे वेन आई रीच्ड, फिर लगाओगे टू माई डेस्क, और अगर टू नहीं लगाओगे तो आप लगाओगे एट, क्योंकि आपको या ऑन, आप ये कहना चाहते हो जब मैं अपने डेस्क पर पहुंचा। तो पर के लिए बच्चा क्या करेगा, तो ऑन लगाएगा या इन लगाएगा या एट लगाएगा। लेकिन ध्यान दो बच्चों, मैंने कहा गो होम होता है, गो टू होम नहीं होता है, गो एब्रोड होता है, गो टू एब्रोड नहीं होता है, रीच होम होता है, उसी तरीके से रीच आई रीच्ड माई डेस्क, यहां टू लगाने की आवश्यकता नहीं होगी या ऑन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों यही तो प्रीपोजिशन है, कहां प्रीपोजिशन आएगा और कहां नहीं आएगा, ये बात तो बच्चों बड़ी मुश्किल है, धीरे धीरे समझ में आती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशंस को हम बोलते हैं ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का सौंदर्य कहा जाता है प्रीपोजिशंस को, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान देंगे, तो एज आई रीच्ड माई डेस्क, जो ही मैं दफ्तर में पहुंचा, इन द ऑफिस, इन द ऑफिस का मतलब पर्टिकुलर ऑफिस जिसमें लेखक काम करता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब मैं दफ्तर में अपनी मेज के करीब पहुंचा, जब मैं दफ्तर में अपनी मेज के करीब पहुंचा, माई आईज स्टॉप्ड, तो मेरी आंखें जाकर रुक गई, केंद्रित हो गई, माई आईज गॉट सेंटर्ड, मेरी आंखें केंद्रित हो गई, कौन सी जगह, ओवर अ लेटर, अर्थात मेरी नजरें एक खत के ऊपर जाकर के क्या हो गई बच्चों, टिक गई, मेरी नजरें एक खत के ऊपर जाकर के रुक गई, मेरी दृष्टि एक पत्र के ऊपर जाकर रुक गई। और बच्चों क्या था, इट कंटेन्ड दैट फेमिलियर पिटाइट हैंडराइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर। अब बच्चों आप देखो, ये पत्र जो है ना, इस पर जाकर मेरी नजरें क्यों रुकी, इस पत्र के ऊपर जाकर के लेखक की नजरें इसलिए रुक गई क्योंकि बच्चों एज ही सा द लेटर, जैसे ही उसने उस पत्र को देखा तो क्या हुआ बच्चों, ही फाउंड, उसने क्या किया, ही फाउंड माने उसने पाया, क्या पाया, द फेमिलियर एंड पिटाइट हैंड राइटिंग। देखो बच्चों ये होती है हैंड राइटिंग, क्या होती है ये, तो हैंड राइटिंग का मतलब तो सब जानते हो क्या होती है हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग का मतलब होता है बच्चों लिखावट, क्या होता है, और क्या बोलते हैं इसे, और बोलते हैं आप इसे तहरीर, क्या बोलते हैं, तहरीर, है ना, इबारत, इबारत भी कहते हो आप इसको। एनीहाउ, अब जो बात मुझे समझानी है बच्चों, इसकी विशेषताएं क्या है, हैंड राइटिंग कैसी है, PETITE पिटाइट, और कैसी है, और बच्चों देखो कैसी हैंड राइटिंग है, उसकी विशेषताएं बताई जा रही है। फेमिलियर का मतलब जानी पहचानी, देखो बच्चों फेमिलियर यानी क्या होता है, जानी पहचानी। तो क्या हुआ बच्चों, इट कंटेन्ड अर्थात इसमें थी, इस पत्र में क्या थी, दैट यानी वही, जानी पहचानी, पिटाइट यानी आकर्षक ढंग से, छोटी और पतली, पिटाइट यानी होता आकर्षक ढंग से लिखी गई छोटी और पतली, वो जो हैंड राइटिंग थी, जो लिखावट थी ऑफ माई एल्डर ब्रदर, अर्थात मेरे बड़े भाई की जो तहरीर या जो मेरे बड़े भाई की जो लिखावट है, वो क्या है कि मेरे बड़े भाई की वह जानी पहचानी तथा छोटे छोटे और पतले अक्षरों में लिखी गई जो जानी पहचानी जो वर्तनी थी उनकी, वो उस पत्र में थी। इसलिए उस पत्र को देखते ही क्या हुआ, लेखक की नजरें उस पत्र के ऊपर जाकर के ठहर गई, लेखक की नजरें उस खत के ऊपर जाकर ठहर गई। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
बच्चों अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं मैं। एज आई रीच्ड माई डेस्क इन द ऑफिस, अर्थात जो है दफ्तर में मैं अपनी डेस्क के ऊपर पहुंचा। माई आईज स्टॉप्ड ओवर ए लेटर, अर्थात मेरी नजरें खत के ऊपर जाकर ठहर गई। इट कंटेन्ड दैट फेमिलियर पिटाइट हैंड राइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर। उस खत में क्या थी? उस खत में बच्चों वह जानी पहचानी और आकर्षक ढंग से, है ना, आकर्षक ढंग से लिखी हुई छोटी और पतली हैंड राइटिंग थी मेरे एल्डर ब्रदर की। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, अर्थात काफी लंबे समय के बाद में या बड़ी मुद्दत के बाद में। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मानी बड़ी मुद्दत के बाद में। ही हैड रिटन टू मी, बड़ी मुद्दत के बाद उन्होंने मुझे लिखा था। काफी समय हो गया था, काफी अरसा बीत गया था और काफी अरसे के बाद उन्होंने मुझे लिखा था। आई श्रैंक, अर्थात बच्चों श्रिंक श्रैंक श्रंक, क्या होता है ये? जरा ध्यान दो। ये शब्द बच्चों श्रिंक, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? श्रैंक, और थर्ड बनेगी श्रंक, यूएन के, ठीक है। तो इसका मतलब सिकुड़ना होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना होता है। श्रैंक का मतलब मैं श्रम के मारे सिकुड़ गया, अर्थात बच्चों मैं श्रम के मारे सिकुड़ गया। आई श्रैंक विद इन, विद इन का मतलब अंदर ही अंदर। आई श्रैंक विद इन, आई कॉन्ट्रैक्टेड विद इन माई सेल्फ, अर्थात मैं अंदर ही अंदर जो शर्मिंदा था। क्यों? फॉर मानी बिकॉज, है ना। फॉर ये होता बिकॉज ऑफ नॉट राइटिंग लेटर्स होम, यानी घर पर खत न लिखने की वजह से मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा था। घर पर खत न लिखने की वजह से मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा था। ऑल दीज डेज माने इन तमाम दिनों में, अर्थात इन तमाम दिनों में मैं अपने काम में इतना मशगूल रहा, इतना मशरूफ रहा, इतना व्यस्त रहा कि मैंने अपने घर पर कोई खत नहीं लिखा। तो बात यह है कि आई श्रैंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम ऑल दीज डेज, माने इन तमाम दिनों के दौरान घर पर कोई पत्र न लिखने के कारण मैं अंदर ही अंदर लज्जित था। इन माई स्टूडेंट डेज। अब बच्चों ये बात फ्लैशबैक में जा रही है। फ्लैशबैक का मतलब बताया पूर्व दीप्ति शैली है ये। तो लेखक अपने अतीत को याद कर रहा है। द ऑथर रिमेंबर्स हिज पास्ट डेज और हिज स्टूडेंट डेज, यानी लेखक महोदय क्या करते हैं कि अपने जो स्टूडेंट डेज अर्थात अपने जो विद्यार्थी जीवन का जो समय था उसको स्मरण करते हैं। इन माई स्टूडेंट डेज अर्थात मेरे विद्यार्थी जीवन के दौरान इट वॉज, उसके दौरान जो है इट वॉज ऑलमोस्ट ए रूटीन अफेयर, इट वॉज ऑलमोस्ट ए रूटीन अफेयर, अर्थात यह लगभग प्रतिदिन का काम था। क्या? घर पे खत लिखना। हमारे विद्यार्थी जीवन के दौरान तो घर पर खत लिखना रोजमर्रा का काम था, यानी ऐसा कोई दिन मुश्किल से ही गुजरता था जिस दिन कोई छोटी बड़ी चिट्ठी पत्री घर पे नहीं लिखा करते हो। तो इन माई स्टूडेंट डेज अर्थात मेरे विद्यार्थी जीवन के दौरान, ड्यूरिंग माई स्टूडेंट डेज, ड्यूरिंग माई स्टूडेंट हुड अर्थात मेरे विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान, इट वॉज ऑलमोस्ट ए रूटीन अफेयर, अर्थात यह लगभग रोजमर्रा या प्रतिदिन का काम था। अब बच्चों आर यूज टू, आपको बताया गया है, कई बार समझाया मैंने क्या, कि यदि किसी भी उसमें सेंटेंस में बच्चों क्या आता है? यूज टू आता है। ध्यान देना, ये शब्द एक USED यूज्ड और इसके आगे लगेगा टू। इसकी जगह बच्चों कभी कभी वुड भी आता है। दोनों का मतलब एक ही है और दोनों के बाद बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये दोनों मिलके क्या दर्शाते हैं? ये बहुत स्ट्रक्चर्स अर्थात ये जो दोनों बनावटें हैं बच्चों, ये क्या दर्शाती है? व्हाट डू दे एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं ये बच्चों पास्ट हैबिट के बारे में बताते हैं। ये दोनों क्या बच्चों? मॉडल्स हैं। क्या ये? बहुत दीज आर मॉडल्स। ये दोनों बच्चों मॉडल्स हैं, हिंदी मॉडल्स नहीं होते हैं, इसलिए हिंदी मॉडल को क्या कहा जाता है इसका अनुवाद तो मैं कर नहीं पाऊंगा, परंतु इतना समझ लो कि दीज आर कलर्ड ऑक्सिलरीज, अर्थात बच्चों ये क्या होती है? रंग बिरंगे सहायक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये जो स्पीकर होता है उसके दिमाग में, उसके दिमाग के जो अलग अलग मनोभाव हैं उनको एक्सप्रेस करने में क्या करती है? ये सहायक होती है। दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो अदरवाइज नोन एज कलर्ड ऑक्सिलरीज इन इंग्लिश। इसीलिए इनको अंग्रेजी में बच्चों क्या है? रंगीन सहायक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में कितने मॉडल होते हैं? अंग्रेजी में बच्चों कुल मिलाकर के 13 मॉडल होते हैं। क्लियर हो गई बात? अब बच्चों में बात बता रहा था आपको, यूज टू एंड वुड, ये दोनों मॉडल बच्चों क्या है? किस काम में आते हैं? वुड के तो कई यूज हैं, जैसे वुड आई टॉक टू, जैसे मैं आपको कहता हूं कि वुड यू लेंड मी योर कार, मैंने आपको कहा कि आप मुझे अपनी कार उधार दे देंगे, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो वुड का प्रयोग बच्चों इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट समबडी एक्सट्रीमली पोलाइट, अगर आप बच्चों बहुत ज्यादा पोलाइट होकर के किसी को क्या करते हैं?
रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी आप वुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों इन दोनों का जो समान यूज है वो है पास्ट हैबिट। जैसे महात्मा गांधी वुड स्पिन फॉर एन ओवर डेली, महात्मा गांधी रोजाना 1 घंटे चरखा चलाया करते थे। अब मैं कहता हूं महात्मा गांधी यूज टू स्पिन फॉर एन ओवर डेली, बात एक ही है। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये जो है वुड है उसका और यूज टू दोनों का प्रयोग आप इंग्लिश में किसके लिए करते हो? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द नोशन ऑफ पास्ट हैबिट, भूतकालीन आपकी जो चर्या है, आदत है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए। तो बच्चों बताया गया है कि आई यूज टू गो होम, मैंने पहले ही कहा गो टू होम कभी नहीं होता है, गो होम होता है, आ रहा है। तो आई यूज टू गो होम माने आई वुड गो होम, अर्थात मैं घर जाया करता था। इट वॉज बाई हैबिट, ये मेरी आदत थी। टू दैट डिस्टेंट विलेज माने उस सुदूर या उस दूरस्थ, उस सुदूर गांव में, जो दूर दराज मेरा गांव स्थित था। ये बच्चों शहर में रहता, भुवनेश्वर में रहता है। ये जो उड़ीसा है तो ये वहां का है। और जो बच्चों जो ओरियन लिटरेचर है उसका इंपॉर्टेंट फिगर है, तो उसका इंग्लिश में पाठी अनुवाद है, अनुवाद किया गया है। तो बताया गया है कि आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज, अर्थात मैं अपने उस दूर दराज के गांव में जाया करता था। क्योंकि आदमी जब शहर में आता है, गांव को छोड़ करके शहर में वेल सेटल हो जाता, तो फिर वो क्या गांव को याद करता। बाबा नागार्जुन अपनी कविता में कहते हैं, याद आता मुझको मेरा वो त्रोनी गांव। तो बच्चों ये लोग अपने उसको याद करते हैं, याद करके लिखा है जी आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज, अर्थात मैं उस दूर दराज के मेरे गांव में जाया करता था। ऑन ए रिकेटी बस, अर्थात एक जर्जरिया जो खटारा बस है, उस खटारा बस में सवार होकर के। पहले के जमाने में इतनी बसें नहीं हुआ करती थी, एक बस चलती थी, वो टाइम से 4 बजे लेट हो गए, बस छूट गई। अब तो रोडवेज एक के बाद एक आती है, तो पहले वो व्यवस्था ही नहीं थी, तो एक खटारा बस जाती थी वहां से। उस खटारा बस में ये बैठता था भुवनेश्वर से। और बच्चों ये क्या है, बिल्कुल वो जो रगचूचे जैसी बस है उसमें ये झूलता झामता क्या करता था, अपने गांव जाया करता था। याद आती है वो बातें। तो आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज, अर्थात मैं अपने उस दूर दराज के गांव में जाया करता था। होना रिकेटी बस, अर्थात एक जर्जर, ये एक खटारा गाड़ी में, खटारा बस में सवार होकर के जाया करता था, बिल्कुल टूटी फूटी शक्कर जैसी थी। केयरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी, केयरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी। और तब बच्चों यात्रा का किसी प्रकार का मनोमस्तिष्क में कोई तनाव नहीं था। ही हैड नो टाइप ऑफ स्ट्रेन, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेन नहीं था। ऑफ द जर्नी मानी यात्रा का, किसी भी प्रकार का तनाव अपने मनोमस्तिष्क में लिए बगैर मैं उस खटारा गाड़ी में आराम से जाया करता था। माई होम, मेरा घर, माई विलेज, मेरा गांव, मेरा घर, मेरा गांव। दे यूज्ड टू पुल मी अवे, वो मुझे खींचा करते थे। कौन? मेरा घर मुझे खींचा करता था, मेरा गांव मुझे खींचा करता था। जब भी छुट्टी आती थी तो मुझे मेरे उत्साह के पंख लग जाते थे और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा गांव मुझे पुकार रहा है। आई एम बीइंग कॉल्ड बाय माई होम एंड विलेज, अर्थात मैं अपने गांव तथा अपने घर के द्वारा पुकारा जा रहा हूं। दे यूज्ड टू पुल मी अवे फ्रॉम द मोरिबंड सिटी लाइफ। ये बच्चों मोरिबंड शब्द बहुत निराला है। ये एसएससी जैसे कॉम्पिटिशन्स में कई बार पूछा गया है, यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ध्यान देना, मोरिबंड। तो बच्चों ये जो मोरिबंड है, MORIBUND, एज इट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। मैं इसका हिंदी अनुवाद करूंगा, बच्चों जरा ध्यान देना। ये हो गया म्रियमाण। लेकिन बच्चों ये मेरी गारंटी है कि अंग्रेजी तो क्या आपकी हिंदी भी समझ में नहीं आई होगी। ये शब्द आपने कभी सुना ही नहीं होगा तो समझ में कैसे आएगा? ध्यान दो बच्चों, मोरिबंड तो कठिन है, लेकिन आपको नहीं लगता कि म्रियमाण इससे भी अधिक कठिन प्रतीत हो रहा होगा? म्रियमाण का मतलब होता है बच्चों मृत प्राय। मृत प्राय होता है, कोई मरने की जैसी हालत में होता है, उसको आप कहते हैं मोरिबंड। ठीक है, तो मृत प्राय का मतलब होता है बच्चों मोरिबंड सिटी लाइफ का मतलब होता है मृत प्राय शहरी जीवन। नहीं, मरे हुए आदमी में क्या नहीं होता? रस नहीं होता। चूंकि उसमें रस नहीं होता तो ये कह रहा कि ये जो बोरिंग सिटी लाइफ है, अर्थात ये कि डर रहेगी, सुबह उठो नहाओ धो, फिर कहां चलो, फिर वहां जाओ, जो धंधा करते वहां जाओ, फिर शाम को आओ, फिर वो चक्कर, इस चक्कर में कोई नयापन नहीं है। इस चक्कर के अंदर कहीं उमंग नहीं है, कहीं उत्साह नहीं है। आदमी मशीन बन गया, उसके जज्बात खत्म हो गए हैं। ही हैज लॉस्ट ऑल ऑफ हिज इमोशंस। उसके इमोशन खत्म हो गए, उसका डिमोशन चालू हो गया है। वो नैतिकता मोरली भी क्या हो गया है, उसका डिमोशन हो गया है। तो बच्चों ये कहता है कि आई डोंट लाइक दिस मोरिबंड सिटी लाइफ, अर्थात ये जो मोरिबंड सिटी लाइफ, अर्थात ये म्रियमाण शहरी जीवन है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। और मेरे गांव, वो एक कवि नहीं है बच्चों, खत्म हो गया अभी, उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। उसने क्या लिखा है कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है और गांव में चलो वो अमरूदों का मौसम है।
तो बच्चों यहां शहरों का मतलब मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि गांव में क्या प्रकृति है। द ब्यूटी ऑफ नेचर कैन बी सीन, कैन बी इंजॉयड इन द विलेजेस। भारत में क्या है बच्चों, जो गांव है उनमें क्या है, प्रकृति के सौंदर्य को निहारा जा सकता है। इसीलिए बापू कहा करते थे क्या कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, भारत की आत्मा शहरों में निवास नहीं करती। शहरों में तो प्रदूषण है, चिमनियां हैं, है ना, इस तरीके की बातें हैं। तो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो म्रियमाण शहरी जीवन है, अर्थात ये जो मृतप्राय शहरी जीवन है, ऐसे दूर मेरा गांव मुझे खींचता था, मेरा घर मुझे खींचता था, और मैं उस खटारा गाड़ी में सवार होकर के जाता था अपने गांव। नाउ परंतु अब थिंग्स हैव चेंज्ड, परंतु बच्चों अब तो हालात बदल गए हैं, अब तो सब कुछ बदल गया है। एवरीथिंग हैज चेंज्ड नाउ, अब तो सब कुछ बदल गया है। कैसे? एंड आई टू हैव चेंज्ड, और मैं भी बदल गया। अब सब बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, मैं भी बदल गया हूं, पहले जैसा नहीं रहा हूं। अब इसकी शादी हो गई है, इसकी बीदनी है, उसकी फरमाइशें हैं, आपको उधर लाओ, फ्रिज लाओ, फला लाओ, टीका लाओ। तो ये बेचारा पैसे बचा करके अपने घर तो भेज ही नहीं पाता है, और घर वालों की नजर के अंदर काना और बढ़ गया है। काना पड़ने से मतलब ये मतलब बच्चों ही फील्स हिमसेल्फ गिल्टी, अपराध बोध है इसको। तो यहां बताया गया है कि आई टू हैव चेंज्ड, अर्थात मैं भी बदल गया हूं, ए ग्रेट डील, बहुत ज्यादा बदल गया हूं। एट दैट माने उस पर, अर्थात मैं भी उस पर बहुत ज्यादा बदल गया हूं, मैं भी उस पर बहुत ज्यादा बदल गया हूं। A lot of cobwebs, बहुत सारे कॉबवेब। क्या होते हैं बच्चों कॉबवेब? ध्यान दो, जैसे इंटरनेट होता है तो आप उसको क्या बोलते हो, एक संजाल होता है इंटरनेट। इसी प्रकार से ये देखो कोब, COB कोब, WEB कोब वेब को हिंदी में कहेंगे मक्कड़ जाल। कौन सा जाल बच्चों? कई जाल होते हैं, जैसे इंद्रजाल होता है, और जैसे संजाल इंटरनेट का जाल होता है, और बच्चों ये कौन सा जाल है? ये मक्कड़ जाल। ये कहता है जी कई प्रकार के मक्कड़ जाल मेरे आजू बाजू में बन गए हैं। कई प्रकार के मक्कड़ जालों के अंदर जकड़ दिया, कई प्रकार के मक्कड़ जाल में जकड़ दिया गया है। ये चाहकर के भी गांव वालों को ने तो खत लिख पाता, जाना तो बहुत दूर की बात, उनको संभालना तो बहुत दूर की बात, उनको कोई सेवा सहारा देना, उन्होंने इसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, तो उसके बदले उऋण होना तो बहुत दूर की बात है। He doesn't have time even to write them. यहां तक कि इसके पास में उन्हें खत लिखने के लिए भी क्या है, इसके पास समय नहीं है। ये बहुत ही अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा है। A lot of cobwebs have shuttled around me. इसका मतलब I have been completely encircled, और I have been completely surrounded by a lot of cobwebs. कई प्रकार के मक्कड़ जालों से मैं चारों तरफ से क्या हो गया हूं? आवृत हो गया हूं। चारों तरफ से मुझको घेर लिया गया है कई प्रकार के मक्कड़ जालों ने। हम स्वेप्ट, अर्थात हम स्वेप्ट यानी बच्चों इसका मतलब होता है हम कैरिड ऑफ। कैरिड ऑफ का मतलब क्या है? जैसे कोई कोरोना आया तो बच्चों अपनी लहर के अंदर कईयों को ले गया कि नहीं ले गया? तो स्वेप्ट का मतलब होता है जैसे कोई झाड़ू निकालने वाला झाड़ू निकालता है, स्वीपर, और कचरा पट्टी साहब वो शट क्या करता है? लहर में ले जाता है। तो ये बच्चों बह गया है। आई एम स्वेप्ट, अर्थात मैं बह गया हूं किसमें? बाय दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम। मैं समय की उस अदृश्य लहर के प्रवाह में बह गया हूं। मैं समय की उस अदृश्य माने होता इनविजिबल। तो बच्चों मैं समय की उस अदृश्य लहर के प्रवाह में, उस जोरदार लहर के प्रवाह में क्या हो गया है? मैं बह गया हूं। एंड बिजनेस यानी काम धंधा। तो मैं समय और काम धंधे की उस प्रचंड मैं समय और काम धंधे की लहर के उस प्रचंड प्रवाह में बह गया हूं। आई वॉज स्टडिंग, देखो बच्चों पुरानी बातें याद आ रही है। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, मैं भुवनेश्वर में पढ़ रहा था। बच्चों छोटा शहर है तो एट आता है, लेकिन जयपुर जैसा बड़ा तो फिर इन जयपुर कहते हैं, एट जयपुर नहीं कहते हैं। आई वॉज स्टडिंग इन जयपुर, लेकिन ये कहता आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर। बात समझ में आ गई है? अगर दो जगह एक साथ आ रही है, एक बड़ी एक छोटी है, तो छोटी के पहले एट लगाओ, बड़ी के पहले इन लगाओ। जैसे आई लिव एट तिलक नगर इन जयपुर। तिलक नगर छोटा, जयपुर बड़ा, कोई सा नगर, मेरा मतलब यह है। तो ये कहना चाहता हूं मैं। आगे देखो, यह है कि आई वॉज स्टडिंग, बच्चों पास्ट कंटिन्यूस टेंस से वाजवर आ रहा है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, अर्थात मैं भुवनेश्वर में पढ़ाई कर रहा था। वेयर आई गॉट माई जॉब। वेयर यानी आप क्या बताते हो? कहां? लेकिन जब ये दो वाक्यों को जोड़ता है तो इसका मीनिंग होता है जहां। जैसे महापुरा इज अ गुड विलेज वेयर एवरीबडी इज लिटरेट, यानी महापुरा एक अच्छा गांव है जहां हर आदमी साक्षर है। तो बच्चों यहां वहां है, इसका मतलब यहां इसका मतलब जहां है, और इसका मतलब क्या नहीं है? इसका मतलब कहां नहीं है। वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी।
दिस इज द प्लेस वेयर द ओल्ड मैन वॉज मर्डर्ड। ये वो जगह है जहां बूढ़ा आदमी क्या किया गया था, मर्डर किया गया था, मैंने उसका मर्डर कर दिया गया था। दिस इज द आनंद भवन वेयर इंदिरा प्रियदर्शिनी वॉज ब्रॉट अप। ये आनंद भवन है जहां इंदिरा प्रियदर्शिनी को पाल पोष के बड़ा किया गया था, उसकी परवरिश हुई थी। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां दिमाग में किसी प्रकार का डर ना हो। टैगोर ने लिखा नहीं है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी जहां सच्चाई की गहराई से क्या निकलते हो, शब्द निकलते हो। तो मेरे बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो वेयर है ये जब WH वर्ड की तरह काम करता है तब तो ये कहां का मीनिंग देता है, बट व्हेन इट इज यूज्ड इन बिटवीन टू क्लाउजेज इन ऑर्डर टू कनेक्ट देम, इन ऑर्डर टू ज्वाइन देम, जब दो क्लाउजेज के मध्य इसका प्रयोग किया जाता है उनको ज्वाइन करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, तो बच्चों ये क्या कहलाता है, तब ये कंजंक्शन का काम करता है और तब ये जहां का मीनिंग देता है। क्लियर हो गया है? आगे आप देखना, वेयर आई गॉट माई जॉब, भुवनेश्वर में मैं पढ़ता था और वही नौकरी लग गई। भुवनेश्वर में मैं पढ़ता था, वही नौकरी लग गई। और बच्चों फिर क्या है कि वहीं इसको शादी वादी हो गई। तो वेयर आई गॉट माई जॉब अर्थात वही मेरी नौकरी लग गई। नाउ फॉर दिस 2 years, और अब इन 2 सालों से क्या है, आई हैव थॉट ऑफ होम, आई हैव थॉट ऑफ होम अर्थात मैंने घर के बारे में सोचा है। नॉट इवन वंस अर्थात यहां तक कि एक बार भी नहीं। यहां भुवनेश्वर में पढ़े, यहां नौकरी लग गई, नौकरी लग गई तो छोकरी मिल गई, तो बाल बच्चे हो गए, अब परिवार इसका सेटल हो गया है और बच्चे इसको टाइम नहीं है। ही डज नॉट रिमेंबर हिज होम इवन, ही डज नॉट रिमेंबर इवन हिज होम इवन फॉर ए सिंगल टाइम, एक बार भी इसको अपना घर जो है याद नहीं आया है। आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस अर्थात मैंने घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा है। बूढ़ी मां भी है, ठीक है। अब इसको बच्चों को कोई उधर गांव से खत लिखने वाला होता तो फिर इसको बातें याद आती, पर वो बातें बैठी नहीं ना, सारे साहब घर के साथ ही हैं। तो मेनी ए टाइम माई मदर हैज रिटर्न लेटर्स, कई बार मेरी माँ ने मुझे खत लिखे हैं, कंप्लेनिंग अबाउट, इस बात की शिकायत करते हुए, ओड़मा देती हुए, किस बात का, माई नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर, मेरी लापरवाही उनको लिखने के बारे में। अर्थात मैं अपनी माँ को पत्र नहीं लिखता हूं, तो मेरी माँ को पत्र लिखने में जो मेरी नेग्लिजेंस है अर्थात जो मेरी लापरवाही है, इसको लेकर के भी जो है कई बार मेरी माँ ने शिकायत करते हुए मुझे खत लिखे हैं। शी हैज इवन रिमाइंडेड मी, यहां तक कि उसने मुझे याद दिलाया है कि भाई तू बाबुली, तू मेरा पहले वाला बाबुली, जब शादी नहीं हुई थी तेरी, उस टाइम का जो बाबुली है वो बाबुली नहीं रहा है, बाबुली तू चेंज हो गया है। तो शी हैज इवन रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैरिज डेज ऑफ माइन, अर्थात यहां तक कि मेरी माँ ने मेरे विवाह से पूर्व के जो मेरे दिन हैं उन दिनों का हवाला दिया है, उन दिनों को भी मुझे स्मरण कराया है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो जिम्मेदारियों के ऐसे मकर जाल में फंस गया हूं कि चाह करके भी मैं जो उनको याद नहीं कर पाता हूं, उनके लिए समय नहीं निकाल पाता हूं, उन्हें खत नहीं लिख पाता हूं। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।